नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। इस समय वक्त हो चुका है डिबेट का। डिबेट में हम बात करेंगे आज सफाई कर्मचारियों को लेकर के उठाई जा रही आवाजों को। सबसे पहले टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क ने ही सफाई कर्मचारी की आवाज को उठाया, जो कि कारगर भी साबित हुई। हाल ही में बीजेपी की ओर से पास किया गया निजीकरण का बिल को वापस ले लिया गया है, जो बीजेपी के एमसीडी में रहने वाले लोगों ने एक आनंद फानन में एक नया मसौदा तैयार किया था कि भाई लोगों को इन जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको प्राइवेट किया जाएगा, उनका निजीकरण किया जाएगा, जिसको वापस ले लिया गया है। तो कल ही की बात है, उसको वापस ले लिया गया है। आइए मुलाकात कराते हैं। उसी से हमारे पास कार्यकर्ता जो समाज सेवक है बीच में मौजूद है, राजेश खेड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मेरे ठीक बगल में है विनोद शर्मा जी, जो कि आरडब्ल्यू फेडरेशन के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। और हमारे साथ एडवोकेट हैं जो कि नवरत्न शर्मा जी हैं। एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आम आदमी पार्टी लीगल सेल से भी आप आते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल राजेश खेड़ी जी से होगा। राजेश खेड़ी जी, जैसे कि एक निजीकरण को लेकर के जब से ये बात सामने आई थी तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और सड़कों पर आ गए थे कि ये चीज गलत है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप लोग प्राइवेट, तो आप लोग आज भी काम कर रहे हो, तो फिर निजीकरण और प्राइवेट में सब में क्या मतभेद है? मतलब जो परेशानी आपको हुई है तो उसको आवाज को टाइम इंडिया ने उठाया, जिसके बाद आपकी आवाज को बुलंद करने के बाद वो वापस ले लेगा, तो उस पर थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं टाइम इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने उस मजदूर की आवाज़ उठाई है जिसकी कोई सुनने वाला नहीं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी आवाज़ ने हमें ताकत दी है, सहयोग दिया है। और मैं सफाई सैनिकों से, संगठनों से भी अनुरोध करूँगा कि इनका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया है, जिससे हमें लगने लगा कि हमारे हकों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचने लगी है। मैं बताना चाहूँगा जी आपको कि जो अस्थायी समिति चेयरमैन साहब हैं जी जी राजदत्त गहलोत जी, उसने योजना बनाई, एक मीटिंग में योजना बनाई कि ठेकेदारी प्रथा इनको दी जाए, और उस योजना को न्यूज के द्वारा निकाल दिया गया। जब अखबार में लोगों ने देखा तो आनंद फानन में सभी लोग एक दूसरे की तरफ लखाने लगे कि हमारे तो भविष्य खराब कर दिया। जिसको 15-15, 20-20 साल से कच्चा रखा गया है, उसको फिर एक निजीकरण का एक संदेश मिलेगा तो उस परिवार को शायद रात को नींद नहीं आएगा, उस घर चलाने वाले आदमी को नींद नहीं आएगी, जैसे हमारे साथ हुआ सभी के साथ। तो जब हमने देखा जी यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल यह है, आप लोग करीब 15 साल से, कई लोग 20 साल से इसमें नौकरी कर रहे हैं जो अभी भी परमानेंट नहीं किए गए हैं। जी सर। कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों की शादी करनी है, अपना घर चलाना है, घर बनाना है, कई तरह की समस्या आती रहती है। और पिछले 14 साल से अगर हम बात करें, लगातार एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार है। बिल्कुल है अभी, और उस तब से ही आपकी निजीकरण को लेकर के या इन चीजों को लेकर के हमें परमानेंट किया जाए, पैरोल पे या किसी तरह से इन चीजों में ना रखा जाए। जैसे कि आप प्राइवेट में बहुत लोग काम कर रहे हैं आपके यहाँ पर, प्राइवेट का सीधी सी बात होती है, निजीकरण का मतलब आप कभी भी आपको निकाला जा सकता है आउट ऑफ द होम, है ना, कभी भी आपको घर के लिए रवाना किया जा सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? अब जैसे हमारे जो कर्मचारी हैं, सफाई सैनिक हैं, उनका एक रूल रेगुलेशन है जी कि इनको निकाल नहीं सकते। इनको अगर कोई दिक्कत आती है तो इनको एक शोकेस नोटिस निकाल के दे सकते हैं, इनको निकाल नहीं सकते। अगर हमारे कर्मचारी ठेकेदारी में चले गए तो एक मालिक हो गया, वो मन चाहेगा जब निकाल सकता है, मन चाहेगा जब उसे काम ले सकता है, मन चाहे सैलरी दे सकता है और मन चाहे सैलरी नहीं दे सकता, वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। लेकिन जिस सिस्टम के अंदर जो निगम है, एमसीडी है, वो एक सिस्टम है, एक लाख भी निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन ठेकेदार तो एक लाख निर्णय ले सकता है। ये भी तो दिक्कत है ना हमारे साथ। ठीक है, नवरत्न जी के पास जाना चाहूंगा सर। नवरत्न जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक सवाल है निजीकरण का सफाई कर्मचारी, जैसे कि पहले से माना जाता है कि ये वो लोग हैं जो हमारे कोरोना काल में भी एक ढाल बनकर रखे थे, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ये लोग, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं देश को चलाने में, देश में मैं तो कहूंगा इनसे बड़ा योगदान किसी का नहीं हो सकता। सब लोगों का जितना भी कूड़ा कचरा होता है ये लोग उठाते हैं। तो क्या निजीकरण को लेकर के सरकार की जो ओपिनियन है यह सही होगी, आपको लगता है? जी, मैं एक बात जी, पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इंडिया टाइम टीवी नेटवर्क के माध्यम से और ये हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय काम आपने किया है। जी, दिल्ली के हमारे लाखों परिवार जो इससे जुड़े हुए थे। जी जी। और मैं आम आदमी पार्टी के लीगल सेल की तरफ से एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी ने ये जो निजीकरण का कदम उठाया था हमारे उन लोगों के लिए कि जो कि किसी तरह से
अपना जैसा कि हमारे खीरी साहब बता रहे थे कि पिछले 15-20 साल से ये लोग नौकरियां कर रहे हैं और अभी तक इनको पक्का नहीं किया गया है किस तरह से इनकी ये अपनी जीविका चलाते होंगे। और उस पर भी इतना बड़ा कुठारघात, इतनी बड़ी साजिश कि आप उसका प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। मैं बीजेपी को एक दलित विरोधी सरकार कहना चाहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो हमारे दलित लोग हैं, जो कि 4th क्लास की बेचारे किसी तरीके से नौकरी ले सकते थे, जिसमें उनकी भागीदारी हो सकती थी सरकार में, इस भागीदारी से भगाने की इनको कोशिश की जा रही है। नवरत्न जी, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्या सरकार इस सिचुएशन में नहीं है कि लोगों को सैलरी दे पाए, या इन लोगों के भार बोझ को उठा पाए, या अपने दायित्वों पे खड़ी उतर पाए? कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता है। सर, आजादी के बाद से एमसीडी दिल्ली में चल रही है, आज से नहीं चल रही है जी। और एक बहुत बड़ी संस्था है। सरकार के पास प्रॉपर्टी टैक्स आता है जी, सरकार के पास हाउस टैक्स आता है, सरकार के पास थिएटर टैक्स आते हैं। एमसीडी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लैंड सारा का सारा सरकार के पास है आज की डेट में, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। तो कई हजार करोड़, 12,000 करोड़ रुपए एमसीडी को देना है केंद्र सरकार ने, जो एक साजिश के तहत नहीं दिया जा रहा है। ये सर एक यहाँ पे नवरत्न जी एक बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा है। केंद्र सरकार आरोप लगाती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, केजरीवाल जी हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, बीजेपी वाले सीधा आरोप लगाते हैं। और केंद्र सरकार इस पर आरोप लगाती है केजरीवाल पर, और केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर। आखिर किसका पैसा किस पे है, ये क्यों नहीं ये लोग खुल के बताते जनता को? जुबैर साहब, मैं आपको सीधे बता देना चाहता हूं कि जितना भी एमसीडी का टैक्स है, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स और जो भी लैंड टैक्स आता है, वो सीधा का सीधा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पैसे को दिल्ली सरकार को देती है, और दिल्ली सरकार जो है उस पैसे को एमसीडी को देती है। और पिछले इससे पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। आप एक कैलकुलेशन निकाल करके देख लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हमने जो कांग्रेस सरकार देती थी पैसा, उससे 3 गुना पैसा दिया है। उसके बावजूद भी ये दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को, जिनकी बहुत थोड़ी सैलरी है, उसको नहीं दे पा रहे हैं। सर बीजेपी का डॉक्टर्स को भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, बहुत डॉक्टर्स को भी पैसा। देखिए, कोरियर वॉरियर से इनको बोलते हैं, और जिन्होंने डॉक्टर्स ने भी इतनी मेहनत के साथ एमसीडी हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया है, हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपने जान की परवाह। फिर आएंगे आपके पास, जरा एक बार इनके पास चला जाएंगे विनोद जी के। विनोद शर्मा जी, आप आरडब्ल्यूए फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हो और सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, तो ये जो मतभेद है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, इस टाइम जो हम बात करेंगे केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी, बड़ा मतभेद है कि हमारा पैसा आप पे चाहिए, आप हमें नहीं दे रहे, और आपका पैसा हम पे चाहिए, हम आपको नहीं देंगे। ये क्या है ये सब? देखिए सर, कल भी मैं टाइम इंडिया नेटवर्क के ऊपर राजेश जी का भी देख रहा था जी, और ये देख रहा था मैं एक्चुअली निजीकरण जो है उसकी परिभाषा क्या है। सबसे बड़ी बात ये आती है जी, बिल्कुल। आज कोई भी बात नहीं कर रहा हूं कर्मचारियों की, कि जो एक कर्मचारी 5-5 कर्मचारियों का काम कर रहा है नीचे जी, और एक पार्षदों ने अपनी व्यवस्था बना ली है। एमसीडी कौन है नहीं पता, केंद्र सरकार कौन है उनको नहीं पता, दिल्ली सरकार कौन है उनको नहीं पता। चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे आम आदमी पार्टी का पार्षद है या बीजेपी का पार्षद है जी, बिल्कुल किसी का भी है, उन्होंने एक अपनी व्यवस्था बना दी है। और वो जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसके अंदर अधिकारी भी सब लाचार हो चुके हैं। आप देख लीजिए, सफाई कर्मचारी कोरोना के अंदर काम कर रहे थे, एक कर्मचारी से 5-5 आदमियों का काम कराया जाता है। कर्मचारियों की लिस्ट तक बनाने में ये लोग सक्षम, कहीं ना कहीं इनका शोषण किया जाता है। शोषण क्या है कि आप ये देखिए कि कोरोना काल में उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है जी। आप देखोगे, अगर मेरे खुद जो है कॉलोनी के अंदर 2 कर्मचारी ऐसे थे कि जिनकी डेथ हुई उससे 2-3 दिन पहले तक वो बेचारे काम कर रहे थे, बीमार होने के बावजूद भी। तो क्या यही सिस्टम है जी? बिल्कुल। दूसरी बात आ जाती है, इन्होंने निजीकरण पहले भी किया हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से पूरा नजफगढ़ जोन के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट इन्होंने किया हुआ है, जिसमें कूड़ा उठाना है एक कंपनी को इन्होंने दे रखा है। वो कंपनी साफ मना कर देती है कि 20 फुट और 15 फुट से नीचे जो गली है उनके अंदर हम कूड़ा ही नहीं उठाएंगे। मतलब टेंडर दिए जाते हैं पर जमीन पे काम नहीं होगा। सर मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं कि हम 15 फुट 20 फुट से नीचे की गलियों में तो हम जाएंगे नहीं कूड़ा उठाने। जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका सारा जो बर्डन है, कूड़ा हम सड़क से उठा के गाड़ी में नहीं डालेंगे, तो वो सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर आया? कर्मचारियों के ऊपर। बिल्कुल सही बात। तो इस प्राइवेटाइजेशन जो इन्होंने किया वेस्ट मैनेजमेंट का, एक कंपनी को करोड़ों रुपए आपने दे दिए, लेकिन सिस्टम तो आपका नहीं सुधरा। लेकिन सर, एक प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा सवाल ये है, आप कर तो दो निजीकरण कर दिया, मान लिया हमने जी, लेकिन आप उसके ऊपर अपना प्रभुत्व तो बनाओ। अब सरकार को उससे कोई फायदा तो होना नहीं है, सारा कुछ तो प्राइवेट हाथ में दे दिया आपने। अब वो तो अपनी मन मर्जी से अपने डरा बना लेंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे ना सब कुछ। सर बात सिस्टम की है जी। जब आपका सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है,
अभी आप कहेंगे कि बीजेपी वाले कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने कर दिया, आम आदमी पार्टी कहेगी बीजेपी ने कर दिया, क्योंकि 1 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, आप सब आ जाएंगे। 15 साल पहले भी वही कर्मचारियों को लेकर मुद्दा था कि उनको स्थायी नौकरी नहीं दी जा रही है। जो उनका रोस्टर तक जो सरकार जो नहीं बना पा रही है एमसीडी, उसके अधिकारी और ये नेता मिलके वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि उसका मेन जो है वो है करप्शन। अगर इनका एक सिस्टम बन जाता है, एक बीट के अंदर एक कर्मचारी को बैठा दिया जाता है, एक तो वो बेचारा सेफ हो जाएगा। उसको क्या करते हैं कि पहले बुलाते हैं, पहले वो 2 घंटे अपनी बीट में काम करता है, फिर उसको इकट्ठा करके ले जाते हैं, चल भाई तू दूसरी ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के पास आपके पास फिर आएंगे, एक ब्रेक। भगत चंद्र हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भगत चंद्र हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव, पालम डाबड़ी रोड, द्वारका में लोकेटेड। साउथ वेस्ट दिल्ली का 120 बेड वाला एकमात्र आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज और एक्सपीरियंस्ड पैरामेडिकल स्टाफ। डॉक्टर CM भगत और डॉक्टर उपासना भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल में हैं बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। डॉक्टर KB शर्मा, हीलर मास्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, निगेटिव एनर्जी, रोगों को जड़ मूल से खत्म करने को संकल्पित डॉक्टर शर्मा आज इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए वाकई भगवान बन चुके हैं। ब्रेक के बाद फिर आना चाहेंगे विनोद शर्मा जी के पास। सर ये बताइए, जिससे कि प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात चल रही है, निजीकरण की, तो उससे आप कहां तक संतुष्ट है? क्या ये इन जो गरीब मजदूर हैं, एक मजदूरी कहेंगे सफाई कर्मचारी को भी, क्या ये उनके हक में होगा आपके हिसाब से? सर बात निजीकरण की नहीं है, निजीकरण तो अभी भी हो रखा है। बिल्कुल। आपका अभी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लगा रखी है, उसके बाद भी प्राइवेट रिक्शा चल रहे हैं जो घरों से कूड़ा ले रहे हैं। कौन मना कर रहा है कि निजीकरण नहीं है? निजीकरण तो उन्होंने पहले ही कर रखा है। अब बात तो ये आती है कि ये जो सिस्टम ये बनाना चाहते हैं वो सिस्टम क्या है? और आज तक 15 साल के अंदर वही बीजेपी जो बैठी है एमसीडी को चला रही है, क्या 15 साल में वो सिस्टम नहीं बना पाए? अब जब 1 साल चुनाव का रह गया और जब पब्लिक का प्रेशर आया है तो इनको याद आ गया कि अब इसका निजीकरण कर दो, पार्षद का चुनाव इसका ये कर दो। नहीं, पार्षद सर अलग चीज है, पार्षदों ने तो अपनी व्यवस्था बना रखी है। आप जाके देखोगे जो मस्टोर का रजिस्टर है इनका और अटेंडेंट स्टाफ कर्मचारियों को मिला लो, वो हालत क्या है? जो उनके खास आदमी हैं वो तो घर बैठे हुए हैं, और जो बेचारे नॉर्मल जो है सफाई कर्मचारी, जो सामान्य जो गरीब सफाई कर्मचारी है, जिसे हम कह सकते हैं कि उनका तो खुलेआम आज भी शोषण हो रहा है, बिल्कुल। उसके लिए तो कोई नहीं बोलता। ठीक है, मैं तो राजेश जी को भी बोलूंगा कि आप उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते हो? जो 10 आदमी अगर हैं वहां पर रोस्टर के अंदर, तो 2 आदमी क्यों दिखाई देते हैं? वो 8 आदमी क्यों घर बैठे हैं? वो और आज जब बात हुई है तो जो गाज गिरी है, सर मैं 2 मिनट रोकूंगा आपको। आज जो गाज गिरी है वो उन 2 कर्मचारियों पे नहीं गिरी है, वो 10 कर्मचारी पे गिरी है। ये उन कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए कि जब भी कोई बात होती है सफाई को लेके, उनके ऊपर जो सारा ठीकरा है उठा दो सफाई कर्मचारियों पर, क्योंकि वो बेचारे सबसे। आप कहना चाहते हो कहीं ना कहीं घूसखोरी का मामला है यहाँ भी? सर ओपनली घूसखोरी है। अच्छा। और जितना भी जो ठीकरा फोड़ा जाता है वो बेचारे कर्मचारियों पे फोड़ा जाता है। हाँ। क्योंकि वो उनकी आवाज कौन बनेगा? वो आवाज उठा नहीं सकते, वो बैठे हुए हैं। हाँ नरोत्तम जी बोलिए, क्या आपके इस पे क्या राय है? जुबेद जी, मेरी राय ये है कि मैं विनोद शर्मा जी की बात को से सहमत हूँ, और ये जो निजीकरण किया जा रहा है ये एक शोषण होगा, जिसे निजीकरण के द्वारा हमारे सफाई कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। जो ये दलित विरोधी सरकार है, जिससे कि ये 4th क्लास में जो इसका ये नौकरी ले सकते थे एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, एक सरकारी संस्था के अंदर, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप उसको अचानक प्राइवेटाइज करने जा रहे हो? आप धन्ना सेठों के हाथों में सबको सौंपना चाहते हो। आपने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, आपने ONGC जैसी संस्था जो प्रॉफिट में थी उसको प्राइवेटाइज आपने कर दिया, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करते हो प्राइवेटाइज करने की, और आप अब एमसीडी को प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हो, जिससे कि आप हमारे दलित भाइयों का, जो हमारे सफाई कर्मचारी जो गरीब भाई हैं, किसी तरीके से उनको आपको राहत देनी चाहिए थी, बल्कि उनको पक्का करना चाहिए था। जैसे कि कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लगता है, अगर हम अपने हिसाब से बताएं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, कहीं ना कहीं सरकार इससे बचना चाहती है, बिल्कुल जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। वो चाहे कोई भी सरकार हो, हम कोई स्पेशल किसी का नाम नहीं लेंगे, वो कोई भी सरकार हो, कहीं ना कहीं अपना बचाव करने पे लगी है। सर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पिछले 2 दिन से अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जब तक कि हम इस लड़ाई को जीत नहीं लेते और हम इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। राजेश जी, विनोद जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ आज चैनल के माध्यम से
जितने भी आरडब्ल्यू की संस्थाएं हमारे दिल्ली के अंदर और जितना भी जन है, हम जन की सेवा करते हैं, तो सभी से अनुरोध भी करते हैं, अपील भी करते हैं कि सफाई कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करें और इनको पक्के करने का कोई सिस्टम बनाए, एक ऐसी पॉलिसी बनाए। हमें 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में कब पक्का किया जाए, क्योंकि हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। रही निजीकरण की बात, मैं बताना चाहता हूँ, जो निजीकरण का जो मामला ले आए, तो उसमें हमने हजारों की तादाद में हम कर्मचारी रोज में आए, सभी कर्मचारी उस पे आते हैं। अब सत्ता में 2 पार्टी हैं, यहाँ निगम में बीजेपी और दिल्ली सरकार आम पार्टी। तो जब हम बीजेपी सरकार से, निगम से बात करते हैं, तो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, दिल्ली सरकार हमें जब देगी, जब हम आपको देंगे। उसके बाद हम आप पार्टी से बात करते हैं। राजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा, जब आपने परसों की बात है, जब आपने नजफगढ़ में वहाँ नगर निगम के सामने हमने प्रोटेस्ट किया है, तो आपके क्या कुछ लोगों पर सुनने में आया है मुकदमा भी दायर किया है? मतलब जी, वही बात बताना चाहता है हम। हाँ। जब दोनों पार्टी के पास जाते हैं तो एक दूसरे का नाम लेती है, क्लियर कोई नहीं कर पाती। अब हम मजदूर आदमी हैं, हम अपने पैसे के लिए, करे हुए कर्म के लिए भाग रहे हैं, जो हमने कर लिया उसको लेने के लिए इधर भाग रहे हैं। जब हम आम पार्टी से हमने बात करी कि इसमें एक मुद्दा हमारा ऐसा है जिसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं, जो आप बहाना नहीं ले सकते। राजेश जी, पहले ये बताइए कि आपके खिलाफ कुछ लिखा गया है? हाँ, हम बताएंगे। जो हमारा मोर्चा है, जो संयुक्त मोर्चा नजफगढ़ जोन का है, आप बताइए, जब पार्टी जाती है वो दुदकारती है, नहीं, कोरोना महामारी फैलाने हैं। सर एक मिनट, कोरोना महामारी फैलाने के उसमें क्या मुकदमा कोई मुकदमा हमारे मोर्चे पर मुकदमा लगाया गया है, अखबार में छपा था जी कि ये महामारी को फैला रहे हैं। अरे हम महामारी को लोगों को बचाया हमने। सर एक मिनट, यहाँ पे एक सवाल बहुत बड़ा है। अगर आप लोग महामारी फैला रहे हो तो सबसे बड़ा बचा कौन रहा है? बन के भी आप ही लोग खड़े थे। बचा कौन रहा है? कोरोना के समय में सफाई में जब सब लोग घरे में थे, तो आप ही लोग सफाई कर रहे थे। हमें तो मजबूर करके काम करने देते सर। हमें तो मजबूर करके रोड पर लाया गया ना, हमें तो मजबूर। जब पेट पे किसी के लात लगेगी तो क्या करेगा? रोड पे आएगा। जब कोई नहीं सुनने वाला होगा तो क्या करेगा? रोड पे आएगा। जब अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए रोड पे नहीं आते तो निजीकरण कर देती। निगम में बैठी बीजेपी सरकार राजेश गहलोत के नेतृत्व में उसको पास कर देती। यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आम पार्टी का, उसने हमें सहयोग दिया इस बारे में। देखिए, हम मजदूर हैं, जो हमारे हक की बात करेगा वो जिंदाबाद, जो हमें देगा वो जिंदाबाद, जो नहीं देगा मुर्दाबाद। सर ठीक है, नवरत्न जी से सीधा मेरा एक सवाल होगा। सर जैसे ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन हुआ होगा, क्योंकि जब कहीं पर 200, 400, 500 लोग इकट्ठे हुए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया होगा। जो चीज गलत है वो गलत है, जायज नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। लेकिन हालात ये है, अगर मैं बिहार चुनाव की बात करूं, वहां पर 200, 300, 400, 500 नहीं सर, 5000, 2000, 4000, 10,000 की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है। क्या वहां पर कोरोना महामारी का मामला नहीं हो सकता? क्या वहां लोगों को डर नहीं है? जोबे जी, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, अधिवक्ता हूँ और बहुत अच्छी तरह से कानून की समझ रखता हूँ। जी बिल्कुल। ये केवल हमारे इन सफाई कर्मचारी भाइयों को डराने की कोशिश की गई है। जैसा कि आपने कहा कि बिहार के अंदर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। हजारों और थे ही सर, बिल्कुल आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है और वहां पर किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का मुद्दा नहीं है। और जहां अपनी आवाज को उठा रहे हैं हमारे सफाई कर्मचारी भाई, उनका दमन करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादने की कोशिश की जा रही है। इसको पेंडेमिक को भी ये लोग जो है, ये वो सरकार है जो पेंडेमिक जैसी उस पर राजनीति करती है। बिहार में जाकर के इन्होंने कहा कि हम वैक्सीन फ्री देंगे। ये ऐसी सरकार है, ये जुमलों की सरकार है और ये दमन करना चाहती है शोषितों का, ये दमन करना चाहती है दलितों का, एक गरीबों का, दमन करने वाली सरकार है। दो जगह मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर चली हुई थी, पूरे विश्व के अंदर चली हुई थी, जब मेरा सफाई सैनिक बाहर था, उसके बाद लक्ष्मी नगर में जो धार्मिक समाज के जो सफाई सैनिक वहां रह रहे थे, उनके बीच के अंदर, महामारी के बीच के अंदर, जो जब महामारी चल रही थी, जब हॉस्पिटल में जगह नहीं थी लोगों को दाखिला देने के लिए, जब घरों में भी लोग महामारी में पड़े तो कोई पूछने वाला नहीं था, उस दौरान हमारे परिवारों के घर तोड़े गए। जब कहा महामारी नहीं थी, जब ये नहीं देख रहे थे कि महामारी में इन लोगों को घर तोड़ दिए। ये के पास आना चाहूंगा मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, शर्मा जी भी बैठे हैं और राजेश जी भी बैठे हुए हैं। मैं सिंपल एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एमसीडी को इस हालात में लाने का जिम्मेदार कौन है? और आज से 6 साल हो गए दिल्ली सरकार को बने हुए। इन
जो ये सबसे जो हमारे सफाई सैनिक हैं इनसे एक वादा किया गया था कि आपको सबसे पहले हम पक्का करेंगे। क्या हमारे जो आंदोलन करने वाले मुख्यमंत्री जी हैं, क्या कभी उन्होंने आंदोलन किया इनके लिए कि इनको पक्का किया जाए? जी, जवाब आज जब ये बेड़ा गर्क हो गया है एमसीडी का, पूरी तरह से वो निजीकरण की तरफ गई है, तो वो कर्मचारियों ने पहले आवाज उठाई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ। विनोद जी आम आदमी पार्टी आज जवाब दीजिए। विरोध जी आम आदमी पार्टी आज भी अपने सफाई कर्मचारियों के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और इसके लिए बीजेपी क्यों जिम्मेदार है? साथ होने से काम नहीं चलेगा। नहीं, साथ होने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमसीडी के अंदर करप्शन है, आपको कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, आपको इसका ठोस काम करना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन दिल्ली रखना चाहिए, आपको ठोस काम करना पड़ेगा। इसको बिल्कुल हम काम करेंगे सर। आपको इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं इंडिया टाइम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं विनोद जी कि एमसीडी में घोटाले की जांच की जाए। सुनिए एमसीडी में घोटाले की जांच की। एमसीडी जो है म्युनिसिपल करप्शन डिपार्टमेंट बन गया है। मैं दोनों का ध्यान दिलाना चाहूंगा सर। मैं विनोद जी आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आज हमारे साथ इस चीज में भी पार्टीबाजी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक दूसरे को ऊंचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमें किया जा रहा है, और हम मजबूर हैं। क्या करें? किसकी माने? दोनों सत्ता में बैठी है। अब देखिए, जब आम पार्टी ने हमें पक्का करना था तो पक्का नहीं किया, वही पैसे देने में काम हो रहा है और वही हमें पक्का करने में काम हो रहा है। क्यों? जब आपके अंदर वजूद नहीं है, जब आपके अंदर दम नहीं है, तो वादा क्यों किया? हमारे सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि मंदिर में एमसीडी को बर्बाद करने में सर्वदलीय प्रयास हुए इनके। चाहे आम आदमी पार्टी का मेरे पार्षद है, चाहे आपका बीजेपी का पार्षद है, किसी ने काम सफाई कर्मचारियों के लिए ना कभी आवाज उठाई, ना कभी कोई धरना दिया, ना इनके पक्के होने के लिए, ना इनकी सुविधाओं के लिए। अगर दिया हो तो आप मुझे बता दो, या उन्होंने कहीं लागू किया होगी। विनोद जी देखिए, जहां तक देखा जाए केंद्र में सरकार बीजेपी की है, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, और एमसीडी में भी सरकार बीजेपी की है। बीच में डोर में जो एक बंधी डोर में आ गई है वो है केजरीवाल की सरकार, सर केजरीवाल जी की। ठीक है, एक मिनट विनोद जी रुकिए। बीच में है आम आदमी पार्टी। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि केजरीवाल जी साफ साफ आवाज क्यों नहीं उठाते सफाई कर्मचारियों के लिए? इन्हें पक्का किया जाए। नहीं, वो साथ खड़े हैं, बात ठीक है, लेकिन ये आवाज कब उठाएंगे कि उनको पक्का भी किया जाए? सर जब विधानसभा में बोलते हैं कि जो बात का जवाब देना चाहता हूं, उनकी प्रजा नहीं है। हमारे मंत्री के बच्चे उनकी प्रजा, अगर नियत और नीति ठीक हो जाए, सफाई सैनिकों, क्या जो बॉर्डर पे हमारा सफाई सैनिक है, सैनिक नहीं? हम सफाई करते हैं, क्या हम सफाई सैनिक नहीं? हमें दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? हमें हक क्यों नहीं मिल रहा? हमें अपनी सैलरी के लिए रोड पर आना पड़ता। क्यों? कब तक चलेगा? कल हमारे बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, भी बर्दाश्त नहीं करने वाले, बता रहे हैं आपको। कल हमारे माननीय मंत्री जी राजेंद्र गौतम जी ने, जी बिल्कुल, आज भी सारे विधायकों ने एमसीडी में सफाई कर्मचारियों के साथ जाकर के, सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ जाकर के प्रोटेस्ट किया है। और कल मंत्री जी ने क्लियर कहा है कि हम किसी भी कीमत पर प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। और मैं आज भी पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि हम अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ हैं। अगर एमसीडी को नहीं चला सकती है बीजेपी, तो आम आदमी पार्टी को सौंप दे, हम चला करके दिखाएंगे। मंत्री जी ने ये कहा था कि मुझे सत्ता में बैठाऊं, मैं सफाई सैनिकों को पक्का करूंगा। अब कह रहे निगम में, कल कहेंगे केंद्र में, तो हम क्या करें? जी अभी भी 15 साल से रुकिए साहब जी, यहाँ कहीं ना कहीं हर आदमी सत्ता की राजनीति कर, हर आदमी को सत्ता चाहिए। क्या सत्ता ही चाहते हो क्या? कभी काम भी करो जनता के लिए। अरे वोट के जब इलेक्शन आता है तो आप लोग कहते हो, बड़े बड़े वादे करते हो, कोड़े सपने दिखा के छोड़ देते हो, और जब काम का नंबर आता है तो आप पीछे हो जाते हो। जब कांग्रेस की कभी सरकार रहती ना सर, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को परमानेंट किया गया था। आप ध्यान रखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आप लोग भी कोई लाइए ना, बनाइए ना। अरे आप लोग इस टाइम बैठे हो विधानसभा में, तो आप कुछ बनाइए, इनके लिए कीजिए ना, आप भी परमानेंट कीजिए जैसे कांग्रेस ने किया था। हालांकि उस टाइम बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में। मैं आपको बता देता हूँ, समान काम समान वेतन। जी बिल्कुल, ये हमारे बैठे में आम आदमी पार्टी से भी हैं। जी इनको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला हुआ है कि समान काम समान वेतन। वो क्यों नहीं सफाई कर्मचारियों को दिया जा रहा? ये उसके बाद उनको मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए ये क्यों पीछे हाथ खींच रहे हैं? सिक्योरिटी विधानसभा के अंदर पारित करें, इनके पास सर कौन कह रहा है? विरोधी मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे परिवार है, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो 14,000 रुपये सैलरी लेते हैं, 14,000 रुपये, और
जो उत्तरी दिल्ली में जाएंगे तो 12,000 कुछ रुपए मिलती है, बताओ, उसमें हम बीमार हो जाते हैं, उसके बाद लमसम 10,000 के करीब हम ले लेते हैं। अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, अपने माँ बाप को दवाई कैसे दिलाए, हम अपने आप को दवाई कैसे दिलाए? आप बताइए, हमें कैसे कोविड के समय में राजेश जी क्या करें बताइए? आपको जवाब देता हूं। कोविड के समय में बिना ग्लव्स के नालियों का कचरा निकालना, पैरों में आज चप्पल, वो सड़कों पे है, पैरों में चप्पल, किसी को और दिखाई नहीं मास्क की देगा। जगह पर वो गमछा लगा के घूम रहे हैं बिल्कुल। पूरा दिन। उनके लिए आप छोड़ो, मेडिकल फैसिलिटी की तो बात छोड़ो, सही बात कोई है। टैबलेट देके राजी नहीं है, उनको मास्क देके कोई राजी नहीं है। आप जवाब दीजिए ना। कौन सा सिस्टम है ये? हमारे संगठनों ने देखिए, मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दें। हाँ। तीनों एमसीडी के अंदर बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की रूलिंग है, मेयर बीजेपी का है, बिल्कुल। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीजेपी का है, कमिश्नर जो है वो मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के अंडर काम करते हैं। सारी रूलिंग एमसीडी की है, ठीक है। गवर्न कौन कर रहा है? बीजेपी गवर्न कर रही है। तो आम आदमी पार्टी करना क्यों नहीं देती है? आम आदमी पार्टी के पार्टी करना क्यों नहीं देते? नहीं, हर चीज करना नहीं देते। आप सरकार में नहीं, आप सरकार में किसी को शर्मा जी, हमने 3 गुना पैसा जो कांग्रेस सरकार देती थी उससे 3 गुना अधिक पैसा जब हमने एमसीडी सर, को दिया आपके है। मैं ये पूछ रहा हूँ, और इतना बड़ा आंदोलन और जारी हो रहा है। 12,000 करोड़ मुझे रुपए। नवरत्न जी से बात करनी है। नवरत्न जी। जी, जब आप कह रहे हो बार बार हमने 3 गुना पैसा कांग्रेस सरकार से दे दिया है, दे दिया। जितना कांग्रेस देती थी, जी। तो ये बताइए वो पैसा जा कहां रहा है? इसका वही जवाब तो नहीं वही देते। तो मैं कह रहा हूँ सर, आपके माध्यम साथ से क्यों नहीं लेते आप लोग ये इसका? एमसीडी में घोटाला हो रहा है, इसकी जांच अरे की तो जाए। सर, अभी जांच बहुत आप सारी लोग बैठवाओगे ना, इन्होंने जांच बहुत सारी मशीनरी खरीदी है, बहुत सारी गाड़ियां खरीदी है, बिजनेस इंक्वायरी बहुत कुछ किया हुआ है, है, RW आपके और साथ है। उसके अंदर बहुत कुछ घोटाला हुआ है। अब सुनिए, मैं कल भी आप हमारे जांच अब जो है ठेकेदारी कल भी पर हमारे जांच सामने हो रहा है, कुछ भी या करो, फिर आप लोगों कल को भी बताइए, हमारे माननीय मंत्री जी और क्या है? राजेंद्र ये गौतम जी ने के लिए नहीं, ये समाज कहा सेवा है कि करने के लिए नहीं, एमसीडी के अंदर बनाने के इस लिए घोटाले की जांच की जाए, बिल्कुल। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप कहो ना सर, आप सब आपके साथ में, मैं कह रहा हूँ आपके साथ में सर। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बीजेपी के पास है, लेकिन सफाई पुलिस सैनिकों जो है वो को, बीजेपी आपके के सफाई पास सैनिक का शोषण मत करो सर रुकिए, उसको प्रमुख मत जब करो बात इलेक्शन जांच की आती है तो वो चीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या कोई है वो बीजेपी के पास चली जाती है। अगर हम जांच की बात आम आदमी से करते हैं, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि इसकी जांच और की जाए, अगर बहुत बीजेपी से बड़ा बात मुद्दा है करते हैं तो वो सीधा आम आदमी पार्टी पर ठिकरा फोड़ दिए। अब कौन क्या है इसका पता नहीं चल पा रहा, जनता इस बीच में पिस रही है कहीं ना चलिए कहीं। सर, ये सफाई कर्मचारी, चलिए सर एक काम करिए, आप आम पार्टी से एक काम हमारा कीजिए। हमारे जो कोरोना योद्धा थे वो शहीद हुए हैं, सही है। उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये दावा किया था कि जो भी पुलिस प्रशासन का हो, डॉक्टर हो या सफाई सैनिक हो, उसको मैं 1 करोड़ रुपए का धनराशि दूंगा। उसमें बीजेपी का क्या रोल हो गया? आपको 1 करोड़ रुपया, हमारे 39 से ज्यादा लोग हैं उस शहीद हो चुके हैं, उनको दो। 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं देते? हमें क्यों भ्रमित कर रहे हो? राजेश क्यों जी, भ्रमित कर रहे हो? कुछ चीजें तो नेता लोग ऐसी बोल देते हैं जो शायद वो कभी सोचते भी नहीं, हिसाब भी नहीं जोड़ते कि इतना पैसा कहां से दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा। सर डॉक्टर को दिया गया, सर डॉक्टर को दिया गया, हमने धन्यवाद किया। सर पुलिस प्रशासन के जवानों को दिया गया, हमने धन्यवाद किया। लेकिन हमें अनदेखा क्यों किया गया? हमारा लिस्ट से भी नाम क्यों उड़ा दिया गया? क्या हमारी वहां पे गिनती नहीं होनी चाहिए थी? विनोद शर्मा जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है, रुकिए। विनोद शर्मा जी, अभी ये लोग बता रहे हैं इनके ऊपर केस हुए हैं कई लोगों के, इनके जो संगठन के आदमी हैं। मतलब यहाँ बात अगर नेता की आती है, नेता अगर भीड़ इकट्ठा करे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पैंडेमिक एक्ट नहीं होता है जी। कोई कोरोना वहां नहीं, मतलब कोरोना ऐसा है, कोरोना की ऐसी बीमारी है कि घर में घुस जाती है नेता को देख के, सर सिंपल सी बात नेता है। लोग उसे जेल में डाल देते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या है ये सब? नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ बात सीधी सी है, जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, प्रदर्शन करना एक आम जो नागरिक है जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, जिसका शोषण हो रहा है, वो आंदोलन भी करेगा तो क्या करेगा? फिर वो सुसाइड करेगा क्या? सवाल यहाँ वो नहीं है सर, सवाल यहाँ पर ये है, आप सवाल सुनिए, 1 मिनट रुकिए, सवाल सुनिए आप पहले मेरा। इन लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया वहां ये लोग इकट्ठा हुए होंगे, बिल्कुल सही बात है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं रूल तोड़ा होगा, क्योंकि भाई मास्क नहीं लगाया होगा, इतनी भीड़ में रूल टूटता है, वो गलत रहा होगा कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों की परमिशन, लेकिन परमिशन क्या होगा? आप 100 लोगों की अगर परमिशन लोगे तो वो 101% 500 बन जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, इन लोगों पे मुकदमा जो दायर हुआ है, जो भी जिसके खिलाफ भी कुछ केस लिखा गया होगा, वो तो मुझे नहीं पता किसके लिखा, लेकिन लिखा गया है ऐसे एक अखबार में, कटिंग में अखबार में छपा था। लेकिन जब बिहार या कहीं चुनाव होते हैं, वहां 5-5 हजार लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां क्यों नहीं रूल फॉलो करते? वहां कौन पूछेगा नेताओं से कि भाई तुम लोग क्यों नहीं फैला रहे कोरोना? जी जी, ध्यान दिलाना वो कोरोना नहीं फैला है। देखिए हाथरस के अंदर आप रुकिए राजेश जी, जी। जवाब ये देंगे इस देश के अंदर सर, जी विनोद जी, समाज से बड़ा नेता और देश से बड़ी पार्टी बिल्कुल अब हो गए हैं, तो यहाँ पर जनता की कौन सुनेगा? ठीक है सर। जो सबसे नीचे का जो वर्ग है बेचारा, अगर वो आंदोलन भी नहीं करेगा, वो ऐसे तो आंदोलन करने सड़कों पे नहीं उतरा ना, उसका तो वैसे ही शोषण हो रहा है, उससे कोरोना काल के अंदर उसको तनख्वाह मिल नहीं रही है, हाँ, बिल्कुल। उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं,
जो मुख्यमंत्री हमारा कहता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, जनता को वो अपना इलाज कराओ, क्या उसने इनके लिए क्या वो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता था कि जितने भी मेरे सफाई सैनिक हैं इनको मैं कार्ड दूंगा, मेडिकल फैसिलिटी दूंगा और ये कहीं पर भी जाकर इलाज कर सकते हैं, ये भी तो दिल्ली के निवासी हैं। बिल्कुल उस बात के ऊपर कोई नहीं बोला। आज इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दो, कहीं को टांग दो, क्योंकि कौन बोले? नवरत्न जी जवाब दीजिए जल्दी से। विनोद जी, हाँ, हमारी फिर जो फरिश्ते योजना है उसके अंदर सफाई कर्मचारी भाइयों को छोड़ दीजिए, दिल्ली से बाहर का भी कोई व्यक्ति के अंदर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फरिश्ते योजना के अंदर आप जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कराइए और उसका बिल दिल्ली सरकार को दीजिए। दिल्ली सरकार ने दिया है। आज भी हमारे सफाई सैनिकों के लिए जगह नहीं, आज भी हमारे सफाई अगर हमारे किसी भी सफाई हमें वहाँ पर सुविधा नहीं मिली, हमारे जिनको पॉजिटिव दिखाया गया, जिनको आपका टाइम खत्म होता है ठीक है सबकी। सर ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। सर देखिए नवरत्न जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन विभाग हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन विभाग हो, कहीं ना कहीं दिक्कत है, कोऑर्डिनेट नहीं बन पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा वो मैं नहीं कह सकता। सवाल यहाँ पर ये है, अगर अस्पतालों में लोग जाते भी हैं तो वहां कोई ना कोई नदारद रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले आप ही के जो स्वास्थ्य मंत्री थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जाकर के छापा मारा था, कुछ लोग नदारद थे ड्यूटी से, उन्होंने उनको फटकार भी लगाई, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है सर, लोग अपनी लेकिन सर, मैं जवाब देना चाहता हूं, क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि आज दिल्ली के हॉस्पिटलों की जो स्थिति इतनी अच्छी है आज से पहले कभी नहीं थी और ये प्रयास लगातार जारी और जारी रहेगा। नहीं सर बिल्कुल सही बात है आपकी कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल को और इसीलिए जगह जगह हमारे मंत्री महोदय विधायक लोग जो हैं वो जाकर के हॉस्पिटल्स में जाकर के चेक कर रहे हैं, लेकिन वहां कि के प्रशासन है वो कहीं ना कहीं घेरे में आ जाता है सर। अगर प्रशासन आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।